हेलो एवरीवन। अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो वर्क पावर एनर्जी का आखिर क्या यूज़ है, कहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वर्क जो है वो जब आप जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, सपोज़ दैट मान लीजिए हमने ऐसा किया, ये इस पर हमने ये मार्कर रखा, हम इस पर फोर्स लगाए, तो फोर्स लगा करके हम इसको यहाँ से यहाँ कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, फोर्स लगा करके बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज की है, तो इसको बोलते हैं कि वर्क डन हुआ, ये वर्क हुआ। अगर आप इस पर फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये बॉडी मूव नहीं की, तो बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है, फोर्स का इस बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो बोला जाता है कि वर्क क्या है, तो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट, a force acting on a body displaces it, then we can say the work is done। तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क जो है वो हुआ है। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि वर्क को और भी क्या क्या तरीका है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो पहली बात कि वर्क इज डिनोटेड बाय डब्लू, वर्क को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, डब्लू से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है इसका। तो एक डेफिनेशन देखिए, द वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यानी कि एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस वेक्टर ऑफ ए बॉडी, दूसरा डेफिनेशन आप इसका क्या लिख सकते हैं, तो आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force and component of displacement, in the direction of force, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, किसके साथ, फोर्स के साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते थे, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द product of displacement and force in the direction of डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या तो आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तोड़ लीजिए कंपोनेंट उसका, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में तोड़ लीजिए कंपोनेंट उसका। यानी कि आप W को यानी कि वर्क को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये कहाँ से आया, तो ये पहला डेफिनेशन ये बोल रहा है, द वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि F वेक्टर और S वेक्टर का। दूसरा डेफिनेशन वगैरह से क्या होता है, इससे कैसे डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा वो देखो। मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी बॉडी जिसका मास m है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में F, हॉरिजेंटल पोजीशन के साथ इसका जो एंगल है वो आपको दे रखा है थीटा। ठीक, बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया और यहाँ से ले करके यहाँ तक का बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रहा है s, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रहा है s।
अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये चीज़ ये F है, ये S है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब क्या होगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, F पहले से है और इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आया तो लिखेगा S cos थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, जब किसी वेक्टर को किसी एक्सिस पर आप तोड़ते हैं तो अगर उधर ही एंगल दिया है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साइड तोड़ना चाहते हैं और इधर ही एंगल है मेरा थीटा इसी के साथ है, तो कंपोनेंट तोड़ने पे cos थीटा आता है, और अपोजिट साइड तोड़िएगा तो sin थीटा आएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर फोर्स के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, या आप ऐसा कर सकते थे, ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप फोर्स को इधर तोड़ते हैं तो F cos थीटा इधर हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा दिखाई देगा F cos थीटा। और अब डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन दोनों यही बोलता है कि दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट करेंगे तो W बराबर या तो आप लिखेंगे F cos थीटा इंटू S, या आप लिखेंगे W बराबर F इंटू S cos थीटा, ऐसा लिखेंगे, है ना। या तो आप F cos थीटा इंटू S लिखेंगे या F इंटू S cos थीटा ऐसा लिखेंगे। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ cos थीटा, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो ऐसा कब होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना में cos थीटा आएगा, तो इसका मतलब साफ है कि वो दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, वो दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। हमने पढ़ा है कि जो फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क दिया, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं जो वर्क है वो कैसा क्वांटिटी है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ देखिए कैसे, ठीक, यहाँ देखो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, आपको एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन किसका, तो वर्क का, ऑफ वर्क। यहाँ देखो हमने लिखा W जो वर्क है वो एक तरह से आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है कि नहीं। F डॉट S करेंगे तो FS cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा से तो उसका तो कोई यूनिट है नहीं, है ना। तो जो अगर वर्क का आप यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल, जिसको कि हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं। एक जूल बराबर जो है, अगर अर्ग में CGS सिस्टम में आप निकालने जाएंगे तो एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। अगर इस तरह से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। डायमेंशन निकालना चाहते हैं आप अगर, तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो यहाँ देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हमने इस तरह से। न्यूटन जो होता है, न्यूटन कहाँ से आया, फोर्स से आया। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो यूनिट हुआ वो हो गया kg, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट हुआ वो हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन के जगह पे हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और मीटर यहाँ पर है, तो ये बन गया kg मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए जो डायमेंशन यूज होता है वो होता है कैपिटल एम। तो यहाँ से वर्क का जो डायमेंशन आ जाएगा वो हो जाएगा केजी के लिए कैपिटल एम। मीटर लेंथ है, इसके लिए यूज होता है कैपिटल एल पावर 2। सेकेंड टाइम है, इसके लिए डायमेंशन यूज होता है कैपिटल टी, तो टी के पावर -2। -2 क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस देगा, तो वर्क का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर और टी टू द पावर -2। यही आपको वर्क का यूनिट हो गया जूल, और ये डायमेंशन में आप इसको कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ देखिए और डिफरेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यानी कि FS cos थीटा। इट मीन्स वर्क डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ जो वर्क है वो डिपेंड करेगा किस पर? एंगल पे डिपेंड करेगा। किसका एंगल? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहाँ पर कहीं पर भी टाइम नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये जो है ये कहीं पर भी टाइम पे डिपेंड नहीं दिख रहा है हमको। ठीक, हम जानते हैं जो कॉस थीटा है उस कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होती है ना। तो जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तो वर्क भी मिनिमम हो जाएगा। ये निगेटिव हो जाता है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम हो जाता है, उस वक्त दिखाएंगे अभी। और कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो वर्क तो मैक्सिमम होगा ही होगा। तो यहाँ देखो पहला केस 1, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में जो आपका कॉस थीटा होगा वो हो जाएगा cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो W बराबर हो गया +FS, ये +1 है ना। तो W बराबर हो गया +FS। अब cos थीटा मैक्सिमम है तो वर्क भी मैक्सिमम है। ठीक है, cos थीटा मैक्सिमम है तो वर्क भी मैक्सिमम है, लेकिन ये प्लस में आया तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क। पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क यानी कि थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तभी जा कर के थीटा यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्राउंड है, ऊपर से हमने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया। अगर आप ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप कर देते हैं या बॉल मान लीजिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है mg वो भी नीचे की तरफ है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे के तरफ ही हो रहा है। बॉडी नीचे ही आ रही है और बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी क्या है? नीचे के ही तरफ है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और यहाँ जो वर्क होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होगा। यहाँ जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर थीटा को 90 कर दें तो क्या होगा? जो भी लिखना हो आप इसको पॉज करके लिख लिया कीजिए। यहाँ देखो केस 2 में इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन को भी हम लोग थीटा 90 बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है, सपोज दैट इसी बॉडी को मान लीजिए मार्कर, इसको आपने इस पर रखा। अब इस पर रख करके आप आगे लेकर के जा रहे
हैंड आगे की तरफ जा रहा है, इस बॉडी का वर्क देखना हमको। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो मेरा हाथ इसमें टच कर रहा है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा या वेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, है ना। तो फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो एंगल 90 डिग्री। या फिर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर कोई बॉडी है आपका, इस बॉडी का मास मान लीजिए कुछ भी आपको दे रखा है, सपोज दैट m, ठीक है। सेंटर से ये रहा सेंटर, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, फोर्स सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिट से सेंटर की तरफ और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो भी टेंजेंट होता है वो सर्कुलर पेरीमीटर पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो भी प्लैनेट है वो आपके अर्थ के अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो उसका भी वर्क डन 0 होता है। क्यों, क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फिर ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेशन करता है उसका भी 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर थीटा 90 होने से यहाँ पर आपका कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0। तो उस कंडीशन में वर्क भी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, वर्क डन क्या हो गया आपको, 0 हो गया। तो जब वर्क डन 0 हो जाता है तो इसको नाम देते हैं हम लोग 0 वर्क डन। इसको क्या देंगे हम लोग, 0 वर्क डन। नेक्स्ट है आपका केस 3। केस 3 में देखो, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 है, इसका मतलब मान लीजिए फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। या ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री बराबर -1, तो वर्क डन बराबर हो गया -Fs। वर्क डन बराबर क्या हो गया, -Fs। जब ये -Fs हो गया तो इसका मतलब हुआ, यहाँ देखो जब +Fs हो रहा था, Fs प्लस हो चाहे माइनस, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो एक मैग्नीट्यूड देगा, वो एक वैल्यू देगा। चाहे आप उस पर प्लस लगा ले चाहे माइनस लगा ले, एक वैल्यू, चाहे +4 या -4 में अगर आप देखें, हम प्लस माइनस को नहीं देख रहे, हम सिर्फ 4 को देखें, तो 4 तो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, है तो मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप 4 को मैक्सिमम मान रहे हैं तो 4 प्लस में चाहे माइनस में, आप प्लस माइनस को भी छोड़ दीजिए, तो 4 प्लस के साइड लिखा हो या माइनस के साइड लिखा हो। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा किया, यहाँ पर हम लिख दिए +4, यहाँ लिख दिए -4, हम यहाँ माइनस को कवर कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस को कवर कर दे रहे हैं। अब बताइए 4 तो 4 ही है ना, बराबर है। तो यहाँ पर जो निगेटिव -Fs होता है इसको बोला जाता है निगेटिव मैक्सिमम वर्क, निगेटिव मैक्सिमम वर्क, यानी कि ये भी वर्क डन मैक्सिमम ही है, लेकिन है कैसा, निगेटिव है। तो इसलिए इसको निगेटिव मैक्सिमम वर्क बोलते हैं, या निगेटिव वर्क डन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो वर्क डन हमने देखा, ये सब कांस्टेंट फोर्स के कारण हमने वर्क डन देखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन का क्या चक्कर है। तो मान लो ऐसा हुआ, यहाँ से कोई बॉडी था जिसका मास दे रखा था m, इस पर फोर्स लगा और फोर्स लगने के कारण बॉडी यहाँ पर आ गई, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया। मतलब जब फोर्स वैरी कर रहा हो या पाथ वैरी कर रहा है, एग्जैक्ट पाथ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा पाथ रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको किसका ज़रूरत पड़ता है, डिफरेंशियल एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है। उस वक्त आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिजिक्स में कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्टेंट बनाने के लिए पूरे फिजिक्स में एक ही तरीका है, आपको डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और तभी जा कर के आप उसका डिफरेंशियल एलिमेंट से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करके उस वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपने पढ़ा, तो अब यहाँ पर अगर वर्क डन निकाले, डिस्प्लेसमेंट चूँकि छोटा हुआ, बहुत माइनर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ हो गया dW बराबर F/ds, और जब डिफरेंशियल एलिमेंट दोनों साइड रहे तो आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए,
इंटीग्रेशन जो होता है इसका मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एफ डी एस, इसका मतलब हो गया एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर जो एरिया आप लेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, वही एरिया आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा किया, ये S है, ये फोर्स है, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पर 0.2 है। आपको बोला कि किसी फोर्स के कारण ऐसा डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आया, आपको वर्क डन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर दूसरा परपेंडिकुलर गिरा लिए। गिराने के बाद ये जो एरिया इनक्लोज हुआ, ये जो एरिया बंद हुआ है, यही एरिया आप निकाल लीजिए और यही एरिया आपको क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। मतलब कि यहाँ से इसके लिए आपको इसी का एरिया निकाल लेना है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व या ग्राफ। ठीक है, तो इसी का जब आप एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि डी डब्ल्यू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बराबर एफ डी एस। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 2 तक लिमिट पुट कर लीजिए, 1 से 2 तक, और इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता है। क्लियर? वर्क ही होगा, इंस्टेंटेनियस वर्क ये सब नहीं होता है। जो भी वर्क है वो वर्क ही कहलाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं और भी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई और ये आपका जेड एक्सिस है, यहाँ पर कोई ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, यहाँ मान लो कि कोई पॉइंट है P और यहाँ पर जो है कोई पॉइंट है Q। इसका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2, और P से Q का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसा करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर आपको हमने पढ़ाया है। अब यहाँ देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ आखिर? तो P से Q तो पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर बराबर, आप इसको ऐसा लिख सकते थे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आपने पढ़ा है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, उसको i j k के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालें फॉर पॉइंट Q तो आप लिख सकते थे R2 वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये जो x1 y1 z1 या x2 y2 z2 है, ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब आप P का कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे x1 y1 और z1, और Q का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो लिखेंगे x2 y2 और z2। ठीक है, इस तरह से। तो अगर PQ पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो P से Q के बीच में, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ
पी क्यू, आप ऐसा कर रहे हैं पी क्यू, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो इस हिसाब से यहाँ देखो जो आपका R वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो I वाला I में घटेगा, J वाला J में घटेगा और K वाला K में घटेगा, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 J कैप प्लस z2 माइनस z1 K कैप। प्लस इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉडी P पॉइंट पे था, उसको आप Q पॉइंट तक लाए, तो कोई फोर्स लगाए होंगे, है ना। फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, पॉइंट P से Q तक मूवमेंट के लिए फोर्स यानी कि F वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं इसको ऐसा Fx I कैप Fy J कैप प्लस Fz K कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा अगर आप लिख सकते हैं तो सोचिए, अगर वर्क निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, वर्क डन बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर R, ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, ऐसा कंसिडर आप कर सकते हैं, और उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में रूल आपको हमने बताया है, डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, तो I वाला I के साथ, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ, तो इस I वाले को I के साथ, J वाले को J के साथ और K वाले को K के साथ, तो ये फाइनल जो आपका बन जाएगा W बराबर Fx इंटू x2 माइनस x1 प्लस Fy इंटू y2 माइनस y1 प्लस Fz इंटू z2 माइनस z1, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से पोजीशन वेक्टर के तरीके से भी रिप्रेजेंट करके आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब मान लो ऐसा दिया होता कि वर्क जो है वो इसी टर्म में है Fx, Fy, Fj, और आपको डिस्प्लेसमेंट अगर वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तब, ये तो कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया है ना, कांस्टेंट फॉर्म में हो गया। अब वेरिएबल फॉर्म में अगर लिखना हो तब क्या करेंगे, तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fds, ठीक। मान लो लेट वेक्टर f बराबर Fx I कैप Fy J कैप प्लस Fz K कैप एंड ds वेक्टर बराबर आप ऐसा लिख सकते थे dx I कैप dy J कैप dz K कैप। अगर तब वर्क डन निकालना है तो यह तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में है तो डॉट प्रोडक्ट, वर्क निकालने के लिए तो क्या करेंगे, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, यानी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा Fx I कैप Fy J कैप प्लस Fz K कैप डॉट, और डॉट प्रोडक्ट किसका, तो डॉट प्रोडक्ट इसका dx I कैप dy J कैप प्लस dz K कैप। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw Fx dx I वाला I के साथ प्लस इंटीग्रेशन Fy dy प्लस इंटीग्रेशन Fz dz। तो इस तरह से आप वेरिएबल फॉर्म में भी वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपको पूरा का पूरा वर्क डन हमने आपको समझाया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण भी वर्क डन को देखेंगे। आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए और अभी हम लोग इसके बेस पर कुछ 2 4 5 तो क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कीजिए आप इसको। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। उस फोर्स का आपको वैल्यू दे रखा है F बराबर 7 माइनस 2x प्लस 3x²। ये फोर्स काम कर रहा है किस पर? एक्ट्स ऑन ए स्मॉल बॉडी, किसी छोटे से बॉडी पे काम कर रहा है जिसका मास कितना है? 2 kg का मास दे रखा है और उसको डिस्प्लेस कर दिया। ये फोर्स 2 किलो के बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचा दिया। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 5 तक। और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन निकालिए। अब यहाँ देखो, ये फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमने पढ़ा था dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx। कहाँ से कहाँ तक करना है सो देखो, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन x के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ पर इंटीग्रेशन w के साथ। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया तो वर्क डन w हो गया। अब हम जानते हैं चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो होता है x, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w। कहाँ से कहाँ तक? 0 से w बराबर इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x प्लस 3x² dx। 0 से लेकर कहाँ तक? 5। तो w माइनस 0 बराबर 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x माइनस 2x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर x² का इंटीग्रेशन x³ 3। ये इंटीग्रेशन आपको मैंने पढ़ाया है 0 से लेके 5। तो ये हो गया w बराबर 7x माइनस x² प्लस x³ कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो। तो 7 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5³ माइनस लोअर लिमिट, तो 7 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। इस तरह से अभी तो एक एक स्टेप हमने तोड़ दिया, हर बार ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से जो भी आना होगा वो आंसर आपको फटाफट आ जाएगा। और आंसर जो है वो लगभग आपको 135 जूल आना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रॉब्लम देखिए। दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क। वर्क निकालना इन रेजिंग। रेजिंग मतलब उठाना है, उठा रहे हैं आप। किसको उठा रहे हैं? ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास है, पानी भरा हुआ गिलास, उसको आप उठा रहे हैं जिसका वजन कितना है? 0.5 kg। और आप उसको उठा कर ले जा रहे हैं कितना तक? 20 सेंटीमीटर तक। अब मान लीजिए ये कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है आपका, ठीक है। इसका जो वेट दे रहा है वो आपको दे रहा है वेइंग कितना? 0.5 kg। तो 0.5 kg यानी कि यहाँ जो kg दिया ये तो मास है ना। तो इस पर जो मास है इसका वो है 0.5 kg, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, उठा करके आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितना ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं? तो h बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। ऐसा यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगता है? mg। वेट फोर्स तो mg लगेगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको इसी फोर्स से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा कम से कम। तो वर्क डन बराबर हो गया, फोर्स लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट है मेरा h। तो वर्क डन बराबर मास हो गया 0.5, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 0.2। और अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 जूल आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको वर्क डन बराबर हो गया 1 जूल। ये सब क्वेश्चन आपको नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? कोई पार्टिकल है जो कि x एक्सिस पर मूव कर रहा है x1 से लेके x2 तक अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F बराबर 2x। यहाँ भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा है dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx। पोजीशन x1 तो यहाँ 0, पोजीशन x2 तो w। तो w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके x2। तो w बराबर 2 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, ठीक है। लिमिट आपको दे रखा है x1 से x2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो
तो यहाँ से आपको आ गया एक्स स्क्वायर, लिमिट है x2 से ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यही आपको फाइनल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से अगर पढ़ लें और जो 3-4 क्वेश्चन हमने किया उसको आप प्रैक्टिस कर लें, आगे चल के हम लोग और भी क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।